सबसे स्पेशल बात जो मैंने कमेंट सेक्शन में देखी, वो लोग यही कहते हैं कि हमें नॉलेज बहुत ज्यादा मिल जाती है। हमें ऐसा लगता है कि हम लॉयर अगर नहीं भी बनना चाहते थे, लेकिन अब बन गए। लेकिन आज बात हम करते हैं चीटिंग के बारे में। चीटिंग एग्जैक्टली क्या होती है? एज अ लॉयर अगर मैं आपसे पूछूं, क्या चीटिंग? देखो, मैं ना एक बात बोलूंगा, पहले तो आज ये पूरा पॉडकास्ट हम चीटिंग एंड फॉर्जरी एग्जैक्टली डिटेल में सिर्फ चीटिंग और फॉर्जरी पर ही हम बात करेंगे, क्योंकि चीटिंग फॉर्जरी देखने में बड़ा ही इजी या फिर कुछ ही सेक्शंस का लगता है, बट ऐसा है नहीं। चीटिंग एक बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है। चीटिंग में बहुत कुछ आता है। अब बहुत कुछ कैसे आता है? नॉर्मल चीटिंग, फॉर्जरी। मान लीजिए कि साथ में ऑनलाइन फ्रॉड हो गया, पैसा अकाउंट से उड़ गया। मान लीजिए कि आपने मेरी प्रॉपर्टी हड़पने के लिए, जैसे कि बहुत सारे ऐसे अकाउंट्स भी होते हैं डॉम, जिसे कुछ लोगों की डेथ हो गई, पैसा अकाउंट में पड़ा हुआ है, तो उस पैसे को निकालने के लिए भी फॉर्जरी की जाती है। फेक साइन हो जाते हैं, फेक फोटोज लग जाती हैं। जमीन हड़पनी है, फेक डॉक्यूमेंट रेडी कर दी, किसी ने फर्जी नोट ही छाप दी, फर्जी करेंसी छाप दी। तो ये डिपेंड करता है किसके पास केस गया। क्या उसकी इन्वेस्टिगेशन जो कर रही है लोकल पुलिस कर रही है, क्राइम ब्रांच कर रही है, या फिर हो सकता है ईओडब्ल्यू कर रहा हो। ईओडब्ल्यू का पिक्चर में आएगा जब आपका मामला काफी बड़ा हो, करोड़ में मामला आ जाए और मल्टीपल कंप्लेनेंट्स हो जाए, और अगर यही मामला ईडी के पास चला तो केस और ज्यादा बदल गया। तो चीटिंग और फॉर्जरी छोटा सब्जेक्ट नहीं है, डिटेल में लोगों को जानने की जरूरत है। अगर आपका केस डिपेंड कर सकता है कि आपका केस क्या है। ये भी तो हो सकता है किसी इंसान से पैसे का लेन देन था, सिविल नेचर का ऑफेंस था, बना दिया क्रिमिनल। आप अगर 316 बीएनएस का सेक्शन पढ़ते हो तो डिटेल में सिर्फ वो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की बात करता है। तो आप सिर्फ 420 में इस चीटिंग खत्म कैसे कर सकते हो? सिर्फ 467 में इस फॉर्जरी को खत्म कैसे कर सकते हो? मैं सबको एक बार पहले समझा दूं। देखो, आईपीसी और बीएनएस, आईपीसी का पार्ट बना बीएनएस। तो जब मैं बोलता हूं सेक्शंस ना, तो अगर जो लोग जानते वो समझ जाएंगे। अभी मैंने बोला 420 ये चीटिंग है, पर वो नए सेक्शन में 318 बन गया। 318 का सब सेक्शन 420 है। अभी मैंने बोला 467 वो फॉर्जरी है, फॉर्जरी का नया सेक्शन 338 बन गया। तो आप ना बेटर है कि मेरे मतलब को समझना, चीटिंग क्या है, फॉर्जरी क्या है। सेक्शंस भी हालांकि बनाई कोशिश कर रहा हूं बताने की मैं आपको, पर कितना आपसे केस से लिंक होगा वो अब देखते हैं सवालों के अंदर क्या क्या आप सवाल मुझसे पूछते हैं। ठीक है, तो इनिशियली आपने ये तो बता दिया कि चीटिंग होती क्या है। अगर लेमन लैंग्वेज में तो हमने समझ ली। एज अ लॉयर, मतलब चीटिंग में कितने टाइप होते हैं? हमने कई बार सुना है ब्रीच ऑफ ट्रस्ट आ जाता है, बहुत सारी चीजें आ जाती है। क्या क्या इसमें इन्वॉल्व होता है? देखो, बहुत कुछ है, मैंने बताया बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। चीटिंग क्या है? चीटिंग में दो ही वर्ड आते हैं, डिसऑनेस्टली और फ्रॉडुलेंटली। दो ही शब्द आते हैं। ये दो चीज जहां पर हिट कर जाती है, जैसे आपने देखा होगा कई लोग अपने आप को फर्जी आईएएस, फर्जी आईपीएस, फर्जी किसी भी एक ऑफिसर रैंक बनाकर घूम रहे होते हैं। हाँ। तो अल्टीमेटली क्या है, वो लोग चीटिंग कर रहे हैं। ब्रीच ऑफ ट्रस्ट भी आप इसको बोल सकते हो, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। मैंने क्या बताया आपको, 316 जो बीएनएस का सेक्शन है, ये बड़ा डिटेल है। अब 316 तो एक सेक्शन है, यहाँ पर 5 बातें डाल दी गई, 5 सेक्शन है इसके अंदर। पहले ही अलग अलग थे। पहले इसको थोड़ा समझाता हूं पहले मैं आपको। अगर कोई इंसान अपनी आइडेंटिटी को छुपाकर कुछ नई आइडेंटिटी लोगों को दिखा रहा है, तो ऑब्वियसली बात है उसने कोई ना कोई अपने लिए कार्ड बनाया होगा। एक कार्ड दिखाता होगा ना, कि मैं इस महकमे में हूं, मैं इस चीज में हूं। एक रियल केस आपको बताता हूं। मैंने केस फाइट किया था। उस केस में क्या था कि वो लोग कोई अपने आप को एसीबी दिखाया करता था, कोई अपना आईएएस ऑफिसर दिखाया करता था, कोई इंस्पेक्टर दिखाया करता था। बाकायदा उन्होंने एक सिस्टम बना रखा था। ठीक है। बाद में जब रेड पड़ी वहां पर, तो पता चला सब लोग ही फर्जीवाड़ा सब कुछ सिस्टम चल रहा था। उनके पास से बहुत कुछ चीजें मिली। ठीक, अब बहुत कुछ चीजें मिली तो अल्टीमेटली जो मामला बना वो चीटिंग और फॉर्जरी का बना। ठीक है, उसे लिंक आप किसी से भी कर दो, पर वो लिंक होगा नहीं ऐसे केस। चीटिंग और फॉर्जरी बना। आप नॉर्मल शब्दों में कुछ समझो, मैं 4-5 सेक्शन समझाता हूं, आप समझ जाओगे। जब भी किसी में चीटिंग फॉर्जरी केस लगेगा ना, तो आईपीसी के सेक्शन 420, 467, 468, 471, 120 बी, इन 5 सेक्शन को पकड़ लो आप चीटिंग को समझ जाओगे। फिर दोबारा रिपीट करता हूं, 420, 467, 468, 471, 120 बी। अब ये है क्या चीज वो भी समझिए। 420 ही चीटिंग कर रहा है एक आदमी, अपनी आइडेंटिटी को छुपाकर कुछ भी डिसऑनेस्ट तरीके से आपसे कुछ पैसे की ठगी वगी कर रहा है, चीटिंग हो गई। ठीक, चीटिंग 420, इसका बीएनएस का सेक्शन है 318 सबसेक्शन 4, ये है 420। अब उसने कुछ फॉर्स डॉक्यूमेंट बना रखे हैं। क्या दिखाता है वो अपने आप को? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का मैं बंदा हूं, जैसे हमारे पास एक केस है रोज एवेन्यू में, उसमें क्या था, वो अपने आप को ना एक काफी बड़ा अफसर दिखाया करता था, और नोटिस उसने उसको भेज दिया, और नोटिस अंडर गया सामने वाला कि भाई मेरे पास सीबीआई से नोटिस कैसे आ गया। तो नोटिस आने के बाद पैसे की डिमांड की गई, और डिमांड में सप्लाई भी आ गई। सप्लाई कैसे आ रही? कुछ पैसे का लेन देन हो रहा है वहां पर। एंटी करप्शन ने नहीं, बट वहां पर रेड किसने मारी? सीबीआई ने खुद ने रेड मार दी, तो बंदा वो पकड़ लिया। ठीक, एक आइडेंटिटी उसने एक आईडी बनाई होगी ना उसने, ये 4
767 है, ठीक है, 338 बीएनएस का सेक्शन। जब आप कोई भी फॉर्ज डॉक्यूमेंट तैयार करते हो तो यहां पर आपका 467 लगता है, जिसके अंदर अब सजा के प्रावधान भी साथ साथ बोलना शुरू करता हूं, कहीं पे भूल जाऊं तो आप मुझे रोक लेना ताकि मैं डिटेल में बता सकूं। कुछ चीजें रह सकती है जल्दबाजी में, ऐसा हो सकता है। 420 में 7 साल तक की सजा है, ठीक है। 467 में 10 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा है। 468 क्या है, जबकि एक फिजिकल डॉक्यूमेंट्स का लेन देन नहीं हो रहा है बट ऑनलाइन बंदे ने छेड़छाड़ की है, चीटिंग की है, मतलब फॉर्जरी की है, उसमें 468 लगेगा, जो कि नए सेक्शन में 338 सब सेक्शन 3। इसमें जो सजा है वो 7 साल तक की सजा है। अब आती है बात, 2 सेक्शन रह गए यहाँ पे, 471 जिसको यहाँ पे 340 बोलते हैं बीएनएस के सेक्शन में, एक 120B जिसको 61 का 2 बोलते हैं। ये 120B क्या है, ये प्लानिंग है। 120B षड्यंत्र करके, प्लानिंग करके किसी को ठगा जा रहा है। ये क्यों सेक्शन ऐड होता है, जब 2 या 2 से ज्यादा लोग आते हैं ना, तो ये 120B लग जाता है, एक सेक्शन 61 का सब सेक्शन 2 जो बोल रहा हूं। 340 जो है ना, जो 471, देखो हम सेक्शन में जा रहे हैं, कुछ लोगों को बाउंसर लग सकती है, हाँ। पर लेना पड़े हो सकता है, पर जो कानून की नॉलेज थोड़ी सी भी रखते हैं, मैंने क्या बोला, चीटिंग फॉर्जरी को डिटेल में थोड़ा बात करेंगे, तो इसकी खुद की कुछ सजा नहीं है 471 की या फिर 340 की। ये बोलता है किसी इंसान ने कोई अपराध किया और उसके अंदर कोई कन्विक्शन मिल रहा है तो उसके अकॉर्डिंग सजा इसमें भी दे देंगे। तो इस तरह से 120B की तरह 120 में भी कोई अपनी सजा नहीं होती है। तो चीटिंग और फॉर्जरी, चीटिंग आया, फॉर्ज डॉक्यूमेंट तैयार करके फॉर्जरी भी कर दिया, तो चीटिंग और फॉर्जरी के दोनों के सेक्शन एक साथ लगा देते हैं। अब यहीं से इमर्ज हो जाता है क्या, एक तो होता है ऑर्गेनाइज क्राइम। ऑर्गेनाइज क्राइम में 2 चीजें आती हैं, एक तो आता है कि मतलब ऑर्गेनाइज क्राइम बड़े लेवल पे 111 सेक्शन बोलता है बीएनएस का, एक पेटी क्राइम्स की बात करता है वो 112 सेक्शन होता है। तो इसमें भी डिटेल में आगे आगे बात करेंगे एज पर योर क्वेश्चंस। पर यहाँ पर क्या होता है, इसलिए बनाया गया, पहले नहीं था देश के कानून में, पहले ऐसे कोई प्रोविजंस नहीं थे, पर पहले अलग से प्रोविजंस थे। अभी प्रोविजन ये बोलता है अगर कोई भी आपने ऑर्गेनाइज क्राइम किया है तो 111 या 112 में आपको हम डाल देंगे। ठीक है। आजकल जो साइबर क्राइम चल रहे हैं, कई बार हमने पुलिस ऑफिसर्स को देखा है, वो फेक पुलिस ऑफिसर्स बन के वो जो वीडियो कॉल पे आते हैं और बताते हैं कि आपके लड़के ने रेप कर लिया, आपके लड़के ने फलाना कर लिया। तो इन लोगों के साथ क्या क्या होता है? पहली बात तो इन्होंने आईटी एक्ट का क्लियरली वायलेशन कर दिया। आईटी एक्ट का मतलब होता है 66D, आप देखोगे अक्सर, ठीक है, उसमें 3 साल तक की सजा, 1 लाख तक का जुर्माना, इस तरह के प्रोविजंस लिखे हुए। ठीक, अब इसमें हाउस अरेस्ट आता है। ज्यादातर जो आप सवाल मुझसे पूछ रहे हो ना, ये हाउस अरेस्ट में ज्यादा आता है। एक पुलिस वाले ने बोला कि मतलब वो बंदा आया, वीडियो कॉल पे आया, उसने बोला कि मैं आपको हाउस अरेस्ट करता हूं, आपने ये अपराध किया है और ऐसे ऐसे इसकी चलेगी, आप कुछ कर नहीं सकते, आप सिर्फ हमसे वीडियो कॉल पे बात कर सकते हो। ठीक है, इस तरह से हाउस अरेस्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि ऐसे लोगों को जल्दी से बेल ना दी जाए, बेल नहीं मिलती जल्दी से। ये मामला बहुत सीरियस होता है। क्यों? ऐसे में जो सीनियर सिटीजन है ना अपने देश में, उनको ज्यादा ठगा गया है। देखो ऐसा होता है कि आपने अपराध तो किया, पर अपराध किया किसके साथ ये मैटर करता है, और किस तरह से वो अपराध किया गया ये मैटर करता है। मैं आपको 3 एग्जांपल देके समझाता हूं। एक चीटिंग क्या हुई, चीटिंग ये हुई कि पुलिस वालों को, और ये केस ना बहुत सारे होते हैं जो मैं एग्जांपल दे रहा हूं, अगर आप थोड़ा परमिशन दे तो डिटेल में समझा दूंगा मैं आपको। ये होता क्या है, गैम्बलिंग एक्ट है, गैम्बलिंग एक्ट, ये अलग अलग स्टेट का अपना अपना एक्ट है। ठीक है, इसमें 2 साल 3 साल 5 साल तक के सजाओं के प्रावधान है मैक्सिमम में। मेरा बहुत सारे ऐसे केसेस मेरी लाइफ में मैंने अपने सामने देखे हैं। होता क्या है कि पुलिस जाकर एक जगह पे रेड मारती है, रेड मारने के बाद देखती है कुछ लोग बैठे सट्टा वट्टा खिला रहे हैं, कुछ भी जो पुलिस की स्टोरी है, सट्टा वाला खिला रहे हैं। वहां पर कुछ वेबसाइट में देखते, वेबसाइट खुली हुई है। आजकल क्या होता है ना, बहुत सारी वेबसाइट अवेलेबल हैं जो कि तुम्हें बता रही होती है स्कोर क्या चल रहा है। लोग बैटिंग करने वालों को ऑनलाइन बड़े आज प्लेटफॉर्म मिल गए आजकल, वो देखती है वहां पर सीधा फटाफट बंदों को उठाकर वहां केस दर्ज कर देती है। क्या कि इसमें 420 हुई, 467 भी हो गया, मतलब फॉर्ज अकाउंट खोल दिया, फर्जी तरीके से अकाउंट खोल दिया, लोगों के साथ में चीटिंग की गई और गैम्बलिंग एक्ट के मतलब सेक्शंस लगा दिए उसके अंदर। अब लगाने वाले बंदों को सबको अरेस्ट कर लिया, जेल भी भेज दिया। यार ये केस ना बड़ा क्लियर कट सिर्फ और सिर्फ गैम्बलिंग का है, 3 साल तक की सजा है, आप तो अरेस्ट भी नहीं कर सकते उसमें। ठीक है, रीजन क्या है कि यहां पर अरनेश कुमार का जजमेंट जो 7 साल तक के सजा की बात करता है, नोटिस देना पड़ेगा 41A का, और सिर्फ गैम्बलिंग है। चीटिंग जो बोल रहे हैं, चीटिंग जैसी ना तो पुलिस के पास कोई कंप्लेंट थी। पुलिस बोलती है, स्टोरी क्या बनती है कि हमें हमारे मुखबिर खास ने, हमारे इन्फॉर्मर ने एक इंफॉर्मेशन दी, होटल के इस रूम नंबर के अंदर कुछ लोग गैम्बलिंग करवा रहे हैं, सट्टा खिला रहे हैं। कंप्लेंट भी यही थी। रेड मारी तो केस अपने आप ने बना के 420 467 वहां पे डाल दिया, बंदों को उठा के जेल भेज दिया। अब बंदे जेल काट रहे हैं, कई महीनों जेल में बैठे हुए हैं। जैसे ही वो केस गया सुप्रीम कोर्ट में, जब मैं आर्ग्यूमेंट कर रहा था उसके अंदर, तो खुद जज साहब ने पूछा, उन्होंने बोला कि भाई ये केस कहां से फॉर्जरी हुआ,
जिसके अकाउंट में जो भी पैसा आ रहा है वो तो खुद बोल रहा है मेरा अकाउंट है, फॉर्ज तो है ही नहीं। और आप बोल रहे हो 420 हुई, कोई कंप्लेनेंट ही नहीं है, कैसे वो 420 केस? जैसे गैम्बलिंग जब एक अलग से ऑलरेडी एक्ट है अपने देश के कानून में, तो आप उसी में तो एफआईआर लॉन्च करोगे। That's very true, yes. अभी परसों का केस बता रहा हूं मैं आपको, परसों एक आर्गुमेंट चल रहा था मेरा ही जी। तो मैंने सेम बात बोली वहां पर कि जनाब इन्होंने मेंशन किया हुआ इसके अंदर कि वेबसाइट थी और उस वेबसाइट से देखकर ये सट्टा खिला रहे थे। मैं कहा जी ऐसी बहुत सारी वेबसाइट अवेलेबल है जहां से आप अपने स्कोर वगैरह सब कुछ चेक कर सकते हो। उस वेबसाइट से मेरा क्या कंसर्न है, पहले तो ये प्रूव करना पड़ेगा, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोसिक्यूशन मस्ट स्टैंड ऑन देयर ओन लेग्स, देन दे विल प्रूव व्हाट देयर केस इज। ऑलराइट, पहले तो प्रूव करेंगे अपने आप में, ऐसा बहुत बार बोला गया, पर ये केस प्रूव बाद में करते हैं, अरेस्ट पहले कर लेते हैं। यहां पर मैं आपको देखो एक बात बोलना चाहूंगा कि कई सारे ऐसे जजमेंट्स हैं जिनको क्या ताक पे रख देती है पुलिस। एक ना बड़ी डिटेल में आप समझिए, जब पुलिस की रेड मारेगी ना और सर्च, देखो 3 चीजें होती हैं, मैं कानून में 3 बातें बताता हूं सभी को, जितने भी खास करके वकील साहब या नए लॉ स्टूडेंट्स हैं ना, अभी कोई भी जो भी वकील बने हैं या आपका भी कोई केस है, किसी भी इंसान को केस हो, उन्हें 3 बातें ना याद रखनी चाहिए किसी भी क्रिमिनल केस को जब वो अटेंड करते हैं ना या उन पे होता है। 3 बातें क्या? अरेस्ट, सर्च एंड सीजर। इन 3 बात को पकड़ लो। फिर बोल रहा हूं, अरेस्ट, सर्च एंड सीजर। अरेस्ट देखो कि अरेस्ट लॉफुली हुआ कि नहीं, पहले आप ये देखो। अगर वो इलीगल तरीके से अरेस्ट हुआ है तो अरेस्ट ही इलीगल है। इसमें बहुत सारी बातें आती हैं, ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट उनमें से एक है। इसी में 47 एक सेक्शन अपने आप में बना हुआ है जो ये बोलता है कि आपने अगर ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट नहीं दिए तो ऐसे बंदे को रिलीज किया जाएगा। ये तो अरेस्ट हो गया। एक होता है सर्च। आप जब सर्च करने के लिए जाओगे तो सर्च करने का एक प्रोसीजर है। क्या है कि आपके पास इंडिपेंडेंट कोई विटनेस भी होना चाहिए और वीडियोग्राफी प्रॉपरली होनी चाहिए जो आप सर्च करने जा रहे हो। सर्च करो किस चीज को, आप तो कुछ भी प्लांट कर दोगे ना, सही बात। आप सुई की तलवार बना दोगे 2 मिनट के अंदर। किसी इंसान पे कुछ नहीं मिला, कुछ प्लांट कर दोगे। अब इस रूम में आप और हम लोग बैठे, कोई बंदा है, कोई वीडियोग्राफी उसकी है नहीं, इंडिपेंडेंट विटनेस कोई है नहीं, पुलिस वाले विटनेस बना दिए, कुछ भी प्लांट कर दो भाई। किसी इंसान को उठाकर जेल में डालकर अगर एनडीपीएस का मामला हो, सालों साल तक जेल में सड़ेगा आदमी, बाहर नहीं निकलने वाला। जब प्रोविजंस बड़े क्लियर हैं, 105 सेक्शन है क्लियरली बीएनएसएस का। 105 ये बोलता है कि वहां वीडियोग्राफी प्रॉपरली होनी चाहिए। अब पता है वीडियोग्राफी कैसे बनाई जाती है? बंदे कमरे में प्लान सब कुछ कर दिया, अब आप बैठे होंगे सामने, अब मान ली एक्स को अरेस्ट करे, आप एक्स हो, आपको अरेस्ट करना है, अब पुलिस यहाँ वीडियो कर रही है कि दिखाओ आपके जेल में क्या मिला हमको, यहाँ पे आप साइन कर रहे हो, ठीक है जी। इस वीडियो की क्या एडमिसिबिलिटी है दोस्त? और मैं सबको बताता हूं जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, खास करके चीटिंग फॉर्जरी जैसे में, खास करके ऐसे केसेस में जिसमें कि सर्च एंड सीजर एक बड़े लेवल पे सामने देखने को मिलता है, तो ऐसे में आपको 105 बीएनएसएस की एप्लीकेशन जरूर मूव करनी चाहिए और बोलो कि जो आपने वीडियोग्राफी की थी, जो आपने ई साक्ष्य पे डाली है, उसकी कॉपी दो हमें, हमको वीडियो देखनी, वीडियो में है क्या। यह सर्च। अब आता है सीजर। देखो सीजर ना, सीजर हैज नो वैल्यू अंटिल इट इज नॉट कवर्ड विद द इंडिपेंडेंट विटनेसेस। जब तक इंडिपेंडेंट विटनेस ही नहीं है वहां पर, तब तक उस सीजर की वैल्यू क्या है? क्या सीज किया आपने? मतलब जो पुलिस का मन आया, जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का मन आया, वो उन्होंने बस सीज कर दिया और दिखा दिया वहां पर क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तो इन 3 मुद्दों को अगर कोई पकड़ ले ना, सही से पकड़ ले, अच्छे से इसकी स्टडी कर ले, मेरा मानना है आप किसी भी तरह के केस में बाहर निकल सकते हैं और बाहर निकल जाओगे, ज्यादा कोई दिक्कत नहीं इसका। एग्जैक्टली। और कहीं ना कहीं हमें भी रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनना पड़ेगा दोस्त। इतनी अवेयरनेस हमें नहीं है तो हम लोग ये तो सीख रहे हैं। हम ये क्या सीखते हैं, सब लोग क्या बताया जाता है कि भाई आप शुगर मत खाओ, शुगर हो जाएगी, मोटे हो सकते हो, है ना, ज्यादा सॉल्ट मत खाओ, बीपीआई हो जाएगा। पर उनको ये नहीं पता कि अगर आपको देश का कानून नहीं पता, किसी भी दिन कहीं पर भी एक बस में आप जा रहे हो, किसी बंदे ने प्लांट कर दिया, पुलिस को पैसे देके खरीद लिया, वो बंदा प्लांट कर देगा आपके ऊपर, एनडीपीएस के मामले में जेल में डलवा देगा और आपके आने वाले सालों साल जेल में कटेंगे और कमर्शियल क्वांटिटी में 10 से 20 साल तक की सजा है। बाहर नहीं निकलोगे जल्दी से। अरे पॉक्सो भी उसकी देन है, कितने सारे झूठे केस लगते हैं। चीटिंग फॉर्जरी में होता क्या है? चीटिंग फॉर्जरी में जैसे केस सामने आते हैं ना, पुलिस के कान पहले खड़े हो जाते हैं। क्यों? पैसा इन्वॉल्व है ना। अब पैसा इन्वॉल्व है। अब यहां से रिसेंट में केस है हमारे पास, उस केस में बेचारी का, लेडीज का कोई रोल नहीं है, पैसा अकाउंटों में बहुत सारा आया, ठीक है, उसके अकाउंट में चौन नहीं आई। ओके। पर वो सबको रोकती थी, बोलती थी कि भाई मत करो ये सब चीजें, गलत है, एक न दिन फंस जाओगे।
क्योंकि उस घर में जितने भी लेडीज या जेंट्स थे ना, वो गलत तरीके से पैसे स्कैम में फंस चुके थे, पैसा आ रहा जा रहा जो अकाउंट लोग खरीद लेते हैं। इसके मना करने की वजह से सिर्फ और सिर्फ लोगों को ये पता चला कि इसके पास इतना पैसा है, फाइनेंशियली वो ठीक ठाक थी। जब दो लेडीज को उठाया, दोनों लेडीज से फोर्सफुली उसका नाम उगलवाया गया, सिर्फ नाम डिस्क्लोजर में है, कोई एविडेंस नहीं है, पर डिस्क्लोजर में है। अब वो क्या करे? वो एंटीसिपेटरी बेल लगाए, क्योंकि 467 लगा हुआ है, पुलिस बाउंड तो है नहीं आपको नोटिस देने के लिए। आप ना कभी एफआईआर को देखना, या फिर लोग कमेंट करें इस चीज के बारे में तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ऐसे सेक्शंस लगाए जाते हैं जिन सेक्शन से आपका दूर दूर तक संबंध ही नहीं है। पर क्यों लगाए जाते हैं? ताकि उस अर्नेश कुमार के जजमेंट से पुलिस बाहर निकल सके, 7 साल से ऊपर के केस का वो मामला हो और पुलिस आपको उठा के जेल भेज सके, या फिर आपको डर में डाल सके। फिर आप एंटीसिपेटरी बेल लगाओगे, बेल आपको मिलेगी नहीं, पुलिस आपको नोटिस देगी नहीं, आपको जेल पुलिस भेजी देगी, या फिर लास्ट में मांड वाली होगी।